नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ में हैं विष्णु भैया। विष्णु भैया कई बार सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, लेकिन फिर भी कभी फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। तो आइए विष्णु भैया से विष्णु भैया का एक्सपीरियंस जानते हैं और किन चीज़ों पर भैया मोस्टली तो देखिए पुलिस और आर्मी की तैयारी करते हैं। ठीक है ना, भैया ने कई बार पुलिस का फिजिकल निकाला है, कई बार मेडिकल भी क्वालिफाई किया है, फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी गए हैं और कई बार भैया ने जो रिटन एग्जाम होता है वो भी पास किया है। तो आइए भैया से थोड़ा सा भैया का एक्सपीरियंस जानते हैं और जानते हैं किन चीज़ों पर भैया अभी और वर्क करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है विष्णु चौधरी। विष्णु चौधरी। हाँ। कहाँ से हैं भैया आप? थोड़ा स्पीक। माट माट के पास जावरा है और जिला मथुरा। मार्च से हैं आप जी। तो भैया आप कब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ सन 2012 से। सन 2012 से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया सबसे पहला एग्जाम आपने किस चीज़ का दिया था? मैंने दिया था पुलिस का, यूपी पुलिस का, सन 2013 में दिया था। उसमें सन दो 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 पेपर थे, उसमें दो एग्ज़ाम हुए थे उसमें। तो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो प्री था, उसमें मेरिट लगी थी 139 के करीब, वो डाउन गई थी बहुत, उसमें बच्चे लिए थे। तो उसके बाद मेरे उसमें नंबर थे 185 के करीब। तो उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ था, वो अलीगढ़ में हुआ था। वो उसमें फिजिकल के भी नंबर थे 100 नंबर, मैंने फर्स्ट फिजिकल किया था उसमें। फिर उसके बाद मेरा झांसी टेस्ट हुआ था दूसरा, उसमें मेरे नंबर थे 206 पॉइंट कुछ करके। उसमें फिर मेरे मेरे घर पे मेडिकल का वो आया था एडमिट कार्ड। उसके बाद मेरा आगरा पुलिस लाइन में मेडिकल हुआ था। उसके बाद फाइनल मेरिट में मतलब मेरे पॉइंटों में कुछ करके मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। यानी कि 0.5 करके इनके आधा नंबर से आप उस मेरिट में फाइनल मेरिट में रह गए थे, नहीं तो अदरवाइज आप 2012 और 13 में ही सेलेक्ट हो जाते। 13 में यानी कि उसमें वैकेंसी खाली गई थी कुछ, उसमें आज तक फिर भी केस चल रहा है। दोबारा भी मेडिकल हुआ था उसमें मेरा। यानी कि वो जो 2013 की वैकेंसी थी उसके ऊपर बच्चों ने केस कर दिया था, उसमें खाली वैकेंसी गई थी, यानी कि बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, उसमें तकरीबन पहले तो वो 13,000 की लिस्ट लगी थी, उसमें फिर 8,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। फिर जो 5,000 बच्चे रह गए थे उसमें से उन्होंने दोबारा रेट डाल दी। दोबारा रेट डालने के बाद फिर वो बच्चे 8,000 का जो मेडिकल हुआ था उसमें वो भी बच्चों का करियर ख़राब हो गया, उसी वजह से अब तक भी केस चल रहा है वो। यानी कि 2013 की जो पुलिस की जो भर्ती थी वो आज तक भी हाई कोर्ट के कोर्ट में पड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर उसके बाद में भैया आपने किस चीज़ की तैयारी की? फिर मैंने दोबारा मैंने कही अभी तो वैकेंसी आने वाली नहीं है, तो फिर मैंने आर्मी की रनिंग चालू की। तो फिर मैंने आर्मी की रनिंग की थी, मैंने कानपुर पे जेड पे और टेक्निकल में मैंने फर्स्ट रेस मारी थी। यानी कि कानपुर में जो वैकेंसी हुई थी और उस पर आपने फर्स्ट रेस मारी थी। फिर उसके बाद में मैं वहाँ ग्राउंड फिट हो गया था, दूसरे दिन मेडिकल हुआ था मेरा। यानी कि ग्राउंड फिट का मतलब भैया आपने फिजिकल कर दिया, फर्स्ट डे वाला मेडिकल भी क्वालिफाइड कर दिया और जो मेन मेडिकल होता है वो भी क्वालिफाई कर दिया। हाँ, उसमें 40 बंदे थे, हम 7 बंदे पास हुए थे। तो उसके बाद मुझे रात को ही एडमिट कार्ड मिल गया था टेस्ट के लिए। तो मेरा टेस्ट था 23 तारीख, एक महीने के बाद था मेरा। यानी कि आपने जो कानपुर में जो वैकेंसी आई थी, आर्मी की भर्ती आई थी, आपने रनिंग पहले क्वालिफाई किया, फिर फिजिकल क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद में मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद जब आपका रिटन एग्जाम का आया तो उसको 1 महीने का टाइम मिला था आपको रिटन एग्जाम के लिए। एक महीने के बाद फिर मैंने तैयारी की उसमें, पर मेरा फाइनल मेरिट में फिर भी नंबर नहीं आया था। यानी कि इंडियन आर्मी में जो फाइनल मेरिट रह गई थी उसमें आपका नंबर नहीं आ पाया किसी कारण बस। तो यानी कि थोड़ा सा भैया आपका मतलब एक तरह से थोड़ा लक साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो आपकी मेहनत काफ़ी अच्छी है। आप फाइनल तक 2 बार। फिर उसके बाद में मैंने सन 2018 फिर मैंने मेडिकल वो पुलिस में फिर दोबारा से मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर मेरा उसमें नंबर आ गया, मेरे नंबर थे 211 के करीब थे। फिर उसके उसके घर वालों ने फिर मना कर दिया कि चल हम ये नहीं करा रहे, अच्छी जॉब कर तू। और अब 2018 में जो वैकेंसी आई थी पुलिस की उसके लिए आप अपेयर थे, आप पास हो गए थे। मेरिट कितने पे लगी थी आपके? 211 थे। उसमें मेरिट लगी थी, पहले मेरिट लगी थी 214 पे ओबीसी की, और 218 पे लगी थी तुम्हारी जनरल की। फिर आ गई थी दोबारा घटकर 204 पे आई थी ओबीसी की, और उसमें मेरे नंबर थे 211 के करीब, मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। फिर उसके बाद घर वालों ने मना कर दिया कि चल बेटा तू इतनी मेहनत कर रहा है तो और तैयारी कर। तो सर उसको तो वो बोलेंगे ना हम लोग, जैसे 2018 में जो मेरिट आई थी फिर उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि 104 पे गई थी। 204 पे जो मेरिट गई थी, पहले 214 पे तो सर उसको सेकंड मेरिट बोला जाएगा ना एक तरह से। फर्स्ट मेरिट में जिन बच्चों को लिया जाता है उनको लिया जाए, फिर सेकंड मेरिट लगी थी उस हिसाब से। तो सेकंड मेरिट में आपका नाम आ गया था, तो फिर उसके बाद में आप फाइनल में जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें बाहर हुए थे। हाँ, फाइनल जो लास्ट में होती है। हाँ, फिर मैं उसमें बाहर हो गया था। सर इतना सारा आपने फेलियर देखने को मिला, आप पॉइंटों में रहे हो, तो आपको कहीं डिमोटिवेशन नहीं होता कि मतलब गिल्टी चीज़ें नहीं होती कि मतलब कहाँ कमी रहेगी? थी फिर मैंने अकेले में अपनी आप और यो योनो स्टडी है,
ये गोपाल सर हैं, इन्होंने मैंने कुछ सीखा था कि मेहनत किया जाए कुछ अलग। बार बार मैं रह रहा हूँ तो कुछ मेरी भी गलती हैं, तो पॉइंटों से रह रहा था, फिर मैंने लग के मेहनत की घर पे ही। और मैं ऑनलाइन मैं क्लास लेता था इनकी। उसके बाद में मैंने अच्छी तरह से मेहनत की उसमें। फिर मेरा अब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। अब मैं मेरे नंबर हैं 77। अब उसमें मेरिट लगी है 61 पे लगी है जनरल की। उसमें मेरा वजीराबाद ग्राउंड नंबर 1 में मेरा मेरा फिजिकल हुआ था 7 तारीख का, उसमें मैं पास हो गया। यानी कि सर का कहने का मतलब है जो हमारा ओनर स्टडी चैनल है स्टडी के लिए, जिसमें वीडियोस है, रीजनिंग का वीडियो है, पॉलिटी का वीडियो है, हिस्ट्री का वीडियो है, जो हम लोग अपलोड करते हैं बाय ट्रिक, बाय फार्मूला, बाय कॉन्सेप्ट के तरीके से। सर ने वहाँ से भी पढ़ाई किया, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो भी चीज़ें वहाँ पर डाउट में थी। और प्लस में सर की एक और खुशखबरी इस बार निकल के आई है कि 3 बार सर फेलियर का सामना कर चुके हैं। चौथी बार में सर दिल्ली पुलिस का जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसका मेडिकल अभी कुछ दिन पहले हुआ था गाजियाबाद के ग्राउंड नंबर 1 में, तो सर ने वो पास कर लिया है। मेरिट 61 पे है, सर के 77 नंबर है। हो सकता है इस बार फाइनल सिलेक्शन सर का दिल्ली पुलिस में हो जाए। तो हमारी यही शुभकामनाएं, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो भैया थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए आप अपने एग्जाम के बारे में। तो भैया मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने कहाँ पर रह के तैयारी की? मैं सर मथुरा में रहा था। पहले घर पे था, घर पे कुछ दिक्कत थी, क्यों खेत का काम करना पड़ता था, उस वजह से तैयारी नहीं हो पाती थी। मैं पॉइंटों से रह जाता था, तो उसमें दिक्कत आई। मैंने कहा चल बेटा बाहर चल, बाहर तैयारी कर कुछ। तो फिर मैं मथुरा आ गया। मथुरा रहकर फिर मैंने अच्छे से तैयारी की। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर कोई स्टूडेंट मथुरा में आके रहता है, रूम रेंट लेके रहता है, तो एक महीने का लगभग कम से कम बजट कितना में कर सकता है वो एडजस्ट? एडजस्ट एक महीने में तकरीबन उसको 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं उसके। एक महीने का 6-7 हज़ार रुपये, रहना खाना प्लस अपना बुक्स बुक्स का सारा। हाँ, कोचिंग के इसमें अलग से होता है। अगर कोचिंग में जाएगा तो तकरीबन पड़ जाता है 10-12 हज़ार रुपये चाहिए। और 6-7 हज़ार रुपये कोचिंग का अलग से भी होता है? वो एक पूरे कोर्स का होता होगा या फिर? पूरे कोर्स का होता है वो अपने ऊपर, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे महीने में मिनिमम 5 हज़ार तो चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आर्मी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर एमपी पुलिस का भी आप बता रहे थे मुझे, एमपी पुलिस भी आपने पास किया है, और दिल्ली पुलिस में इस बार आपने अच्छे खासे मार्क्स लिए हैं। तो सर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए, जिन स्टूडेंट्स की मैथ वीक्स है, तो उसके वो किस तरह से वर्क करें ताकि वो अपनी मैथ को इंप्रूवमेंट करें। क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं यूपीएससी वाले हैं, उनका सी सेट होता है, सी सेट में मैथमेटिक्स आता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में। या फिर कोई और एसएससी के स्टूडेंट है, उनको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में दिक्कत आता है। तो किस तरह से वो बेस से अपने को मजबूत कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे के अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर मुझ पे कोई चीज़ नहीं आ रही है तो मेरे साथ वाले को आ रही हो, तो उससे मुझे पूछना चाहिए कि भाई मेरे को ये नहीं आ रहा, उसमें झिझक नहीं। अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी उसमें। वहाँ पे एग्जाम तुम देने अकेले बैठते हो, तो मेहनत तो साथ तो कोई नहीं जाता है, तो मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। तो पहले आराम से, झिझक नहीं होनी चाहिए। और मैथ में सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना चाहिए बच्चे को, कि कैलकुलेशन कैसे करनी है हमको। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों के लिए कि मैथ में मोस्टली कैलकुलेशन होता है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मैथ में फास्ट हो जाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है, चाहे आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता हो, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, उसमें उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे और टाइम आउट हो जाएगा। सर आप अगर कोई बुक्स बताना चाहें जो बेस जीरो से स्टार्ट होती हो, जो मैथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जैसे राकेश यादव है, और उसके बाद SD यादव है, और RS अग्रवाल है, इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। सर ने आप लोगों को बताया राकेश यादव सर का बुक्स है, RD यादव का है, और RS अग्रवाल का है। कोई भी सारी बुक्स हैं मोस्टली बेस से स्टार्ट होती हैं और टॉप तक जाती हैं। अब जो बुक्स पढ़ना चाहे उससे पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, कोई GS के लिए थोड़ा सा बताइएगा। जो स्टूडेंट GS पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता है, क्या वो लिख लिख के याद करें, क्या वो मैप बना के याद करें, किस तरह से? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें अगर GK याद करनी है तो उसमें हम क्रम वाइज चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1000 किताब पढ़ें हम, उससे कुछ नहीं होने वाला। पहले हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ लें, उससे हमें फ़ायदा होता है। जैसे कि हमने ल्यूसेंट उठाई, सबसे पहले ल्यूसेंट उठाता है बच्चा तैयारी करने के लिए। उसमें सबसे पहले जैसे हमारी विविध है उसको याद किया, उसको वो कंप्लीट होने के बाद फिर हमने संविधान उठाया, फिर संविधान उठाने के बाद में हमने इतिहास उठाया। मतलब पहले हिस्ट्री को आप कंप्लीट कर लो, अच्छे से समझ लो, रिवीजन कर लो, फिर पॉलिटी पे पहुंचो आप।
ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी आप सारा मिक्स करके 4-4 क्वेश्चन उठा रहे हो तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। नहीं आएगा, उससे सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद करंट है अपनी, वो घटना चक्र आते हैं या वो आते हैं, उसकी तैयारी करते रहें, उसके करंट के बारे में पता पड़ेगी कि भाई हमारी नियुक्ति कौन किसकी हो गई है या वो। उसके बाद में जीके, जीके तो तुम्हें पता है कि कभी भी कहीं से भी आ सकती है। कहीं से भी पूछा जाती है, स्टैटिक जी की तो स्टैटिक होती है, जो चीज़ फिक्स है वो कहीं से भी उठाई जा सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को बताइएगा कि आपने इतना फेलियर देखा, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि आपका जो 4-5 साल का पिछला स्ट्रगल रहा है वो एक न्यू स्टूडेंट इतना सहन कर पाएगा। सर मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है इन सारी चीज़ों को, फेलियर को फेस करने का? आप 0.5 नंबर से उसमें रह गए थे यूपी पुलिस में, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा निगलेक्ट होता होगा, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है कि फिर से बाउंस बैक करना, फिर से तैयारी करना? मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है, वो उसकी हाइट नहीं थी, तो उसने आर्मी की रनिंग की थी कम से कम 20 बार। 20 बार मुझसे, आर्मी की रनिंग 20 बार? और एक्सीलेंट मारता था, बहुत अच्छी रेस थी उसकी। तो बड़े भाई से मुझे सीख मिली थी, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी कि मेरी लंबाई तो है नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। फिर उसने बीएड की थी, तो बीएड करने के बाद में उसने घर पे तैयारी की, फिर ऑनलाइन ओनो स्टडी से थोड़ा बहुत मदद मिली थी। उसके बाद उनका फाइनली सिलेक्शन आरपीएफ में हो गया था। अब वो आरपीएफ में श्रीनगर हैं। आरपीएफ में अभी बड़े भैया की ज्वाइनिंग हो चुकी है, यानी कि आपको एक मोटिवेशन का काम बड़े भैया ने किया था, उन्होंने भी उतना ही स्ट्रगल किया जितना आप कर रहे हैं। एक बार मेरा मन भी हट गया था, अरे मेरी किस्मत में नहीं है नौकरी तो मैं क्या करूँगा। कि भैया ने बोला मेरे से कि मैंने इतनी बार दौड़ क्वालिफाई की है तो तू हिम्मत क्यों हार रहा है। फिर मैंने उसके बाद में और मेहनत की, फिर मेरा सिलेक्शन अब जाके हुआ। देखिएगा इनके बड़े भैया ने कई बार आर्मी की रनिंग मारी थी, थोड़ा सा हाइट में 1-2 इंच ऊपर नीचे करके उनको निकाल दिया जाता था, क्योंकि हाइट आर्मी में 2 बार नापी जाती है। एक तो रात में जब एंट्री होती है तब नापी जाती है, तब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, आपने पैर ऊपर कर लिया, थोड़ा नीचे कर लिया, लेकिन जब फाइनल होती है तो उसमें फिक्स नापी जाती है। 1-2 इंच ज़्यादा ही लेते हैं वो, 1-2 सेंटीमीटर। तो भैया से इनको मोटिवेशन मिला, इनके भैया ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो उस चीज़ को ये मोटिवेशन के रूप में अपने लेके तब डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, कोचिंग का ऑनलाइन बेस्ट रहता है या ऑफलाइन बेस्ट? एसएससी स्टूडेंट के लिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी एसआई की वैकेंसी आई हुई है, आपको पता है 9,000 के आसपास। तो उसमें मेरे हिसाब से अब ऑनलाइन ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा आने जाने में टाइम बर्बाद होता है। उससे हमें ऑनलाइन लेंगे क्लास तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है, हमको ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर हम चलो कोचिंग में जाते हैं, उसमें कम से कम हमारे 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ साथ साथ के लड़के मिल जाते हैं, उसके गप सप मार ली उसमें, वो भी नहीं होगा। अगर आप अपने रूम पर रहोगे तो आराम से अपनी ऑनलाइन क्लास ले सकते हो और अच्छा टाइम दे सकते हो। सर से अगर कोई दिक्कत है तो वो सर से भी बात कर सकते हो। सर आपने एमपी पुलिस का फिजिकल किया है, इंडियन आर्मी का फिजिकल किया है, यूपी पुलिस का फिजिकल किया है, तो स्टूडेंट अपने फिजिकल को इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, रनिंग को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, थोड़ा उस चीज़ पर बताइए। क्योंकि अच्छा खासा बैच होता है, चाहे जीडी में दौड़े चाहे यूपी पुलिस में दौड़े, और यूपी पुलिस में तो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो फिर भी सर स्ट्रगल तो करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें बंदे की हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बस। अगर आर्मी में दौड़ लगानी है तो हिम्मत अगर हार गया तो उसमें दौड़ होती ही नहीं है कभी भी। तुम्हें पता है बच्चे भागते हैं, 400 का बैच भागता है, उसमें से 12-13 ही आ पाते हैं। तो गांव में भी देखा होगा कि 4:40 में टाइमिंग है लेकिन दौड़ नहीं लगा पाया ये। तो वो किस वजह से रह जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है कि भाई मैं इतने बंदों में कैसे दौड़ूंगा। जो बंदा ये सोचता है कि मुझको भाई मारनी है, मेरे वो घर वालों की तरफ सोचता है ना कुछ कि भाई मेरे घर की स्थिति क्या है, तो वो मेहनत करता है और दौड़ भी लगा के दिखाता है। उसको चाहे पीछे बैठाल दो और चाहे कहीं भी बैठाल दो। वो जैसे जंगल में सुबह जब जगते हैं हम, तो शेर होता है, शेर वो ये सोचता है अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। फिर उसमें हिरन होता है, वो कहता है अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मैं मारा जाऊंगा। चाहे सिरन हो या हिरन हो या फिर शेर हो, भागना तो पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, कमज़ोर हो स्ट्रांग हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। देखिए सर ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दे के आपको लोगों को समझाया है, चाहे आप हिरन हो, चाहे आप शिकार हो, चाहे आप शिकारी हो, दौड़ना दोनों को ही पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ रहे हो चाहे पढ़ा रहे हो, मेहनत दोनों को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। आप लोगों को पता है वैकेंसी डे बाई डे कम होती जा रही है, और स्टूडेंट 12th पास एक स्टेट से कितने करते हैं आप लोगों को अच्छे से अंदाजा है। वो लोग जो भी 12th पास करेगा उसे ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आई थिंक मेरी ये सोच है कि 80% स्टूडेंट यही सोचते हैं। हाँ, एक वैकेंसी निकलती है, देखा नहीं आपने कितना फॉर्म भरा जाता है। अभी एक छोटी सी सर्वे हुई थी कि शायद दिल्ली में कोई एग्जाम था, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कोई एग्जाम था ग्रुप सी का, यानी कि वो जो पियोन में टाइप में आता है उसका, तो उसमें बीटेक और एमटेक वालों बच्चों ने फॉर्म भरा था। फॉर्म को देख के कमीशन अपना ऊपर ये देखने लगा कि ये हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। हालांकि मीडिया इसको दिखाती नहीं है, लेकिन ये सच है। आज के समय में जो आंदोलन हो रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, स्टूडेंट की
की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो भैया एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये विष्णु भैया का एक्सपीरियंस था, आप लोगों ने सारा देखा, विष्णु भैया सेलेक्टेड हैं, अभी दिल्ली पुलिस में फिजिकल इनका हो गया है, मेडिकल अभी होने वाला, मेडिकल हो गया भैया, अभी होगा? मेडिकल रह गया है, वो दीपावली के आसपास हो जाएगा। लेकिन इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ करना है तो वो करना खुद को ही पड़ेगा, ना कि दूसरा करेगा। उसे किसी को दिखा के कुछ नहीं करना है, वो करना है वो अपने आप ही करना है। जैसे बहुत से लोग बैठते हैं, अरे मैं किताब खोल के बैठता हूँ घर के सामने, मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ नहीं रहा, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं करना कभी भी। तो विष्णु भैया का कहने का ये मतलब है कि खुद से ना चुराओ, ठीक है ना, खुद से नजरें ना चुराओ दूसरों के लिए। देखिए अगर आप दूसरों की तरफ एक उंगली करते तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं। तो विष्णु भैया यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि जॉब आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। तो उसको डेडिकेशन के साथ में मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और सफलता आपके चरम कूदेगी। एग्जाम्पल विष्णु भैया हैं, 3 बार फेलियर का सामना किया है, बिल्कुल 0.5 से रह गए थे। इस बार फिर से दिल्ली पुलिस में उन्होंने एग्जाम निकाला है, फिजिकल निकाला है, मेडिकल दीपावली के आसपास है, फिर उसके बाद में भैया की फाइनल मेरिट आएगी। भैया आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। इस बार आप दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो जाएं और इस बार हमारा जो नेक्स्ट इंटरव्यू होगा वो आपका वर्दी में ही होगा। चलिए तो यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। अगर आपको लगता है हमारी वीडियो आपके 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच भैया, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए 5 मिनट निकाला। थैंक यू सो मच। मिलते हैं भैया।